Welcome all. Today we will discuss editorial of the Hindu newspaper riding roughshod over state government. Article is written by advocates Prashant Bhushan and Shyam Agarwal. We will also discuss some legal terms, case laws or questions which are relevant to this article. Let's begin. Riding roughshod means dominate करना या अवॉइड करना. ये आर्टिकल इस बात को पॉइंट आउट करता है कि सेंटर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट को गाइडलाइंस इशू की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कहना है सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि वो न्यू गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे एंड स्टेट सिर्फ रेस्ट्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते. लॉकडाउन 1, 2 और 3 के दौरान समय समय पर सेंटर के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार गाइडलाइंस इशू की गई, जिसमें पब्लिक एक्टिविटी और कॉमर्स से रिलेटेड विभिन्न रेस्ट्रिक्शंस थी जिसे कि स्टेट द्वारा एनफोर्स किया जाना अपेक्षित था. ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच काउंटर प्रोडक्टिव रही, मींस निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की जगह उल्टा उसमें बाधा या रुकावट बनी और वास्तव में देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति से परे भी है. एग्जाम्पल 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्री की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में क्लासिफाई किया जिससे कि एरिया वाइज लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जा सके. कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एरिया या डिस्ट्रिक्ट के रेड जोन क्लासिफिकेशन को इस ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट किया कि इनका एरिया बहुत विस्तृत है. उनका कहना था कि जब उस डिस्ट्रिक्ट के छोटे से पोर्शन से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटी को होल्ड पर रखने की आवश्यकता नहीं है. एग्जाम्पल 2, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा केरला स्टेट को रेस्ट्रिक्शन से रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया जाता है, जबकि शायद कोविड-19 को कंट्रोल करने में स्टेट की परफॉर्मेंस बेहतर थी. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित प्रोविजन स्टडी करने से यह बात साबित हो जाती है कि स्टेट्स को इशू की गई गाइडलाइंस और डायरेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फेडरल स्कीम के अनुसार पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट दैट इज फर्स्ट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट दैट इज सेकंड लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज थर्ड लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं. आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रेजिडुअल पावर्स पार्लियामेंट में वेस्टेड है, मींस जो भी मैटर लिस्ट सेकंड एंड थर्ड में मेंशन नहीं है उस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इन द केस ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2005 और भी कई नंबर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2 और मोर एंट्रीज में ओवरलैपिंग हो तो उनका इंटरप्रिटेशन हार्मोनियसली किया जाए. मींस कोई एंट्री जो किसी जनरल सब्जेक्ट मैटर में डील करती है एंड वो किसी ऐसी एंट्री से ओवरलैप होती है जो कि स्पेसिफिक मैटर में डील करती है, तो फिर जनरल सब्जेक्ट मैटर में डील करने वाली एंट्री को ऐसा मीनिंग दिया जाएगा कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर में डील करने वाली एंट्री को अफेक्ट ना करे. आर्टिकल 73 एंड 162 के अनुसार सेंटर एंड स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर के कोएक्सटेंसिव है, दैट इज समान है. दैट इज सेंटर एंड स्टेट सिर्फ उन मैटर्स में एग्जीक्यूटिव एक्शंस की पावर रखते हैं जिन मैटर्स पर वो लॉ बना सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट पर लॉ बनाने से संबंधित कोई भी एंट्री ना तो लिस्ट सेकंड एंड थर्ड में मेंशन है ना ही फर्स्ट लिस्ट में. मींस पार्लियामेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आर्टिकल 248 में मेंशन रेजिडुअरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए एनफोर्स किया है. क्वेश्चन ये है कि क्या इस एक्ट को पेंडेमिक से डील करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेंटर को अधिकार देता है कि वो स्टेट को डायरेक्शंस, ऑर्डर या गाइडलाइंस इशू कर सकता है जिससे किसी भी डिजास्टर के इफेक्ट को कम किया जा सके. एक्ट में डिजास्टर यानी आपदा की डेफिनेशन व्यापक है एंड इसमें पेंडेमिक अर्थात महामारी भी शामिल है. हालांकि लिस्ट सेकंड दैट इज स्टेट लिस्ट की एंट्री 6 में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन मेंशन है, मींस पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड किसी भी मैटर पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को है. सेंटर द्वारा अपनी रेजिडुअरी पावर को एक्सरसाइज करके बनाया हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पेंडेमिक पर इसलिए अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि पब्लिक हेल्थ से संबंधित लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट्स को है. यहां पर एक और बात विचारनी है कि लिस्ट सर्ट एंटी 29 के अनुसार पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कॉन्टेजियस और इंफेक्शियस डिजीज का इंटर स्टेट फैलाव को रोकने से संबंधित लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है. जब लिस्ट थर्ड में कॉन्टेजियस एंड इंफेक्शियस डिजीज के फैलाव को रोकने संबंधित सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन है तो यह माना जाएगा कि पार्लियामेंट अपनी रेजिडुअरी पावर को एक्सरसाइज करके इस सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकता. अप्लाई अनदर लॉ
इस सब्जेक्ट पर द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड इस एक्ट का ऑब्जेक्ट एपिडेमिक डिजीजेस को प्रिवेंट करना है। इस एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट का विशेष अधिकार है कि वो अपने स्टेट्स में इस डिजीज को रोकने के उचित उपाय कर सकते हैं। इस एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सिर्फ देश के बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले व्यक्तियों के इंस्पेक्शन, डिटेंशन या अरेस्ट तक ही लिमिटेड है। सो कंक्लूजन ये है कि सेंटर ने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, जो कि स्टेट्स को शक्ति प्रदान करता है, के स्थान पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई किया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को डोमिनेट या अवॉइड किया। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस, डायरेक्शन को मानने के लिए बाध्य नहीं है एंड वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन गाइडलाइंस को अपेक्स कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस यहां समाप्त होता है एंड अब हम इस आर्टिकल से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस, लीगल टर्म्स, केस लॉ डिस्कस करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में क्लैट, आईलेट या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है बिकॉज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का सेंट्रलाइजेशन ना होकर पावर को गवर्नमेंट की डिफरेंट विंग्स सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के द्वारा शेयर किया जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का सेंट्रलाइजेशन एक ही गवर्नमेंट में होता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के समस्त फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जिस वजह से इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में होना चाहिए। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए, यानी सर्वोपरि हो। थर्ड, रिजिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर रिजिड होना चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजीली अमेंडेबल। फोर्थ, पावर्स यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइड होनी चाहिए। फिफ्थ, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एंड किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मींस पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होना चाहिए। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस एंड पावर्स को एलोकेट करता है, डिफाइन करता है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एट प्रेजेंट 98 आइटम्स हैं आफ्टर दी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ओरिजिनली 97 थे। इसी तरह स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट 59 है, ओरिजिनली 66 थे एंड कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट 52 आइटम्स हैं, जो कि ओरिजिनली 47 थे। रेजिडुअरी पावर का कंसेप्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। एज पर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है उन सब्जेक्ट्स और मैटर्स पे लॉ बनाने के लिए जो कि ना तो सेकेंड लिस्ट में मेंशन है, ना ही लिस्ट थर्ड में। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का प्राइमरी रूल है। एज पर दिस रूल, अगर कोई भी 2 लॉ या किसी एक लॉ के 2 प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट में है और वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों का इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि दोनों को मीनिंग लिया जा सके और जिस पर्पज या ऑब्जेक्ट के लिए वो लॉ बनाया गया है उसको फुलफिल किया जा सके। थैंक यू।